सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत-ए-हाल से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको अपडेट करें तो आज 690 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 81,800 से जायद की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए और मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ साथ अब एक और मामला है बड़ा अहम, और वो है PIA की प्राइवेटाइजेशन का, जो कि अब एक माह के लिए ये सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा है, इसमें ताख़ीर हुई है। और इस निजकारी की खबर पिछले कई माह से जो मीडिया की जीनत बनी हुई है, और इसके लिए 6 मकामी कंपनीज यानी 6 बड़े लोकल इन्वेस्टर्स इस वक्त मैदान में मौजूद हैं जो कि PIA को खरीदना चाहते हैं। इस इदारे का क़याम 1955 में अमल में लाया गया था और वहाँ से लेकर अब तक इस इदारे ने कई उरूज व ज़वाल देखे हैं। किस तरह से पूरा अरसा गुजरा है, इस पर एक छोटी सी दिखाते हैं, फिर वापस आके अब्दुल जब्बार साहब और हिदायतुल्लाह साहब, अब्दुल जब्बार साहब साबिक मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, और हिदायतुल्लाह साहब PIA यूनियन के सदर हैं। दोनों साहिबान से गुफ्तगू करेंगे। पहले रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ओरिएंट एयरवेज वाहिद फ़ज़ाई कंपनी थी जो कि बानी पाकिस्तान की ख्वाहिश पर 23 अक्टूबर 1946 को कोलकाता में कायम की गई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का क़याम 10 जनवरी 1955 को अमल में आया। PIA ने 1955 में काहिरा और रोम के रास्ते लंदन के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज किया। PIA मार्च 1960 में जेट तैयारे चलाने वाली पहली एशियाई फ़ज़ाई कंपनी बन गई। 29 अप्रैल 1964 को चीन के लिए परवाज करने वाले किसी भी गैर कम्युनिस्ट मुल्क की पहली एयरलाइन बन गई। 10 मई 1964 को PIA मॉस्को के रास्ते यूरोप के लिए परवाजें करने वाली पहली गैर रूसी एयरलाइन बन गई। 1970 की दिहाई में PIA ने दीगर फ़ज़ाई कंपनियों को तकनीकी इमदाद फराहम की, जिनमें चीन, फिलिपाइन और माल्टा वगैरह की फ़ज़ाई कंपनियां शामिल हैं। 1973 में बड़ी तब्दीलियां हुई जब PIA के पुराने तैयारों को तब्दील किया गया। 1974 में PIA ने पहली बार कार्गो सर्विस को मुतारिफ करवाया, जबकि 1985 में मुत्तहदा अरब इमारात की एमिरेट्स एयरलाइन के क़याम में भी अहम किरदार अदा किया। 10 नवंबर 2005 को PIA ने बोइंग LR-200 777 को कमर्शियल हवाई जहाज के जरिए दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप परवाज मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया। ये परवाज हांगकांग और लंदन के दरमियान मशरकी रास्ते यानी बहरुल काहिल पर से 22 घंटे 22 मिनट तक जारी रही। PIA अपने उरूज के दौर में 60 से ज्यादा तैयारों के बेड़े पर मुश्तमिल थी, लेकिन इस वक्त उसके पास सिर्फ 30 तैयारे हैं। रोजाना तकरीबन 100 परवाजें चलाती है, जो पूरे एशिया, यूरोप, मशरिक वस्ता और शुमाली अमेरिका में 18 मकामी और 25 बैनुल-अक़वामी मकामात तक परवाज करती है। तिजारती परवाजों के अलावा PIA न्यूयॉर्क शहर में रोजवेल्ट होटल और पेरिस में सोफेटल पेरिस स्क्राइब होटल का मालिक भी है। PIA ने 1980 की दिहाई तक खासा उरूज देखा, लेकिन निजकारी के नाम पर कौमी एयरलाइन को तबाह किया गया। 1987 तक एक कौमी इदारे की सूरत में PIA मुनाफे में चलती रही, लेकिन उसके बाद सिर्फ 2006 और 2007 ही में मुनाफा कमा सकी। 2016 के आखिर तक PIA $3 अरब की मकरूज थी। 2022 में PIA का खसारा 88 अरब रुपए तक जा पहुंचा, जो कि अब 830 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए मकामी 6 कंपनियां मैदान में हैं। अब सवाल यह है कि PIA की निजकारी होगी भी या नहीं। अगर निजकारी होती है तो इदारे में काम करने वाले 7,360 मुलाजमीन का क्या होगा और निजकारी से मुल्क की मईशत को कितना फायदा होगा। बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त लोगों के जहनों में इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर मौजूद हैं, और अब्दुल जब्बार साहब से और हिदायतुल्लाह साहब से उन जवाबात को जानने की कोशिश करेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल जब्बार साहब, पहले आप ये फरमाइएगा कि अब ये ज़ाहिर है मुलाजमीन के मुस्तकबिल का भी इस वक्त सवाल है, मुख्तलिफ इस वक्त तजावीज़ सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो एक माह की ताख़ीर अभी इस वक्त हुई है, आप क्या समझते हैं, क्या शफाफियत जो है इस प्राइवेटाइजेशन की वो बरकरार रहेगी? जो मामला आज ख़त्म होना था, अब उसमें मज़ीद 30 दिन का वक्त मिल गया है, तो ये बेहतर है कि वक्त मिल गया, बेहतर तरीके से ये 6 ख़रीदार इस पर काम कर सकेंगे, या इस डिले की वजह क्या समझ आ रही है आपको? देखें, बात दरअसल ये है कि ये जो डिले है ये दोनों तरफ से है। सेलर का मतलब है कि अवाम या हुकूमत पाकिस्तान, बायर का मतलब है कि 6 शॉर्ट लिस्टेड कंपनियाँ। अब दोनों तरफ जो है वो एक इख्तलाफात, जिसको मैं कहूँगा कि फिस्कल रेगुलेटरी सतह पे, और कुछ वो कंसेशंस जो बायर जो है वो मज़ीद चाहता है। बायर चाहता है कि उसका फाइनेंशियल मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए,
उस फाइनेंशियल मॉडल में जो है बायर के कुछ तकाजे हैं जो सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी में रिपोर्टेडली जो है सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मौजूदगी में हुए थे, जिसको मेरा ख्याल है कि तमाम अखबारों ने और आप लोगों ने भी काफ़ी उसकी तशहीर की थी। अब बात यहाँ पे आकर रुक रही है कि जो बायर है उसमें से ये बताया गया सेनेट में कि 2 बायर तो एक्टिव हैं। एक्टिव का मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें मांग रहे हैं और मुख्तलिफ एक प्रपोजल्स दे रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे बायर के हक में जो है वो इसको जो है वो ट्रांजैक्ट किया जाए। अब बायर का हक क्या है कि बायर तो चाहेगा कि उसको सस्ते में सस्ती ट्रांजैक्शन मिले। बायर चाहेगा कि उसके ऊपर जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग रूल्स है उसका कोई वेवर मिले उससे। बायर तो ये भी चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से जो है वो उसको उसके फाइनेंशियल मॉडल में उसको ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर लोड न लेना पड़े। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि जो रिपोर्टेडली जो पीआईए के पास अपने रूट्स हैं, जो पीआईए के पास एक पूरी हिस्ट्री है, उसके एक इम्पैक्ट्स जिसको मैं कहना हूँ कि प्रीमियम इम्पैक्ट्स वो कहीं पे अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं, न किसी जगह पे रिपोर्टेड हुए हैं। सिर्फ बातें जो सामने आ रही हैं वो ये है कि जी पीआईए ने 8 सालों में 500 अरब रुपए का लॉस किया। जो पिछली प्राइवेटाइजेशन जब 2015 में बात की जा रही थी तो उससे लेकर आज तक इसमें कोई 500 अरब से ज़्यादा लॉस एक्युमुलेट हुआ है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो लायबिलिटीज़ हैं उस लायबिलिटीज़ को हालांकि काफ़ी हद तक हुकूमत पाकिस्तान ने बायर के हक में उसको क्लीन किया हुआ है या उसको जो है लेकर एक पीआईए की होल्डिंग कंपनी में डाला गया है, जिसको हम कहते हैं कि 843 में से 643 जो है वो गवर्नमेंट में वहाँ से निकाल कर पार्क किया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर ने एक अपने तौर पे टैक्स पेयर्स कोई अदायगी करनी पड़ेगी मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसा होता है कि जो भी चार्ज गवर्नमेंट के लिए क्रिएट होती है वो टैक्स पेयर्स ही अदा करते हैं। अब आगे अगर हम देखें कि एक और जगह पे जहाँ पे स्टेट बैंक एज ए रेगुलेटर और बायर के ख्वाहिशों के बीच में जो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो ये है कि कुछ सिंडिकेटेड कमर्शियल लोन्स जो हैं जो 268 अरब रुपए के बताए जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो बायर जो अपने कंफर्ट के लिए इस सारे मॉडल को देखने के लिए चाहता है कि उसमें कुछ वेवर्स दिए जाएं और उस वेवर्स की वजह से कमर्शियल लोन्स वगैरह जो हैं उसके ऊपर एक 40 से 50 अरब रुपए की प्रोविजनिंग आती है। ठीक है, मगर ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है। उसके अलावा जो बायर का इसरार है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है इस सारे ट्रांजैक्शन में वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर हो, जबकि सेलर का इसरार बिल्कुल दुरुस्त है कि लॉज ऑफ द लैंड के तहत जो है आर्बिट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो रिकॉर्डिक का हमारे सामने है। 6-6 बिलियन डॉलर्स की हम पेनल्टीज लेकर आ जाते हैं आर्बिट्रेशन में। उसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से भी तकरीबन हम जो है वो आर्बिट्रेशन में कोई ज़्यादा कोई मुफीद काम नहीं कर आ पाए, प्लस सुई सदन गैस और दूसरे ऐसे वाक़यात हमारे सामने हैं। तो बतौर कुल हम इसको इस तरह समेट सकते हैं कि दुनिया भर में जहाँ पे भी एक फाइनेंशियली हुकूमतें अफोर्ड कर सकती हैं, अफोर्ड करने का मतलब ये है कि उनके एक कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और मोबिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस और एक्सपेंडिचर के बीच में इतनी जो है वो गुंजाइश होती है कि वो एक सोशो इकोनॉमिक और एक सीएसआर का सबसे बड़ा कॉज हुकूमतें लेकर बैठे और किसी तरीके से जवाब साहब जो बायर और सेलर के दरमियान में ज़ाहिर है कि हज़ारों की तादाद में जो एम्प्लॉयज़ भी हैं उनके क्या रिजर्वेशंस हैं और वो इस वक्त किस सोच में है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद उनका क्या फ्यूचर होगा। ज़रा हिदायतुल्लाह साहब से उस पर उनकी भी राय ले लेते हैं। हिदायत साहब, अभी 2 रोज़ पहले प्रोग्राम में फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो भी फैसले इस सिलसिले में होने जा रहे हैं उन सब पे आप और आपकी यूनियंस वगैरह उनको हमने एतमाद में लिया हुआ है, मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड हैं तमाम चीज़ों में। तो अब ये फैसला अगर 3 साल का होता है कि एम्प्लॉयज़ को आगे 3 साल कैरी करना है, 5 साल कैरी करना है, उसमें आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, सब चीज़ें आप लोगों के इल्म में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद साहब थैंक यू सो काइंड। मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है फारूक सत्तार भाई और सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन मुझे मुआज़रत के साथ कहना पड़ेगा कि आज तक इस बारे में पूरा साल गुजरने वाला है कि हमें किसी ने कोई जिक्र तक नहीं किया और एतमाद में लेने दूर की बात है कि जो हमारी डिमांड है या हमारे खदशात है उसके बारे में ना हमें मैनेजमेंट, ना प्राइवेटाइजेशन कमीशन और ना गवर्नमेंट आगाह करने के लिए तैयार है। और सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा हो रहा है
कि जी स्टाफ ज्यादा है, टोटल 7000 स्टाफ है। अगर नाअहल मैनेजमेंट, मतलब स्टाफ का इसमें कोई कसूर नहीं है, अगर मैनेजमेंट की नाअहली की वजह से एयरलाइन के जहाज बैठते जा रहे हैं, हमारे 2 जहाज जो हमने लीज पे लिए थे और वापस किए थे, 2 साल 4 महीने जकार्ता में रहे और हमारे करोड़ों डॉलर वहां जाके खर्च, $7 मिलियन हमें सिर्फ पार्किंग की पेमेंट करनी पड़ी थी वहां। तो ये सारी चीजें अगर आप इकट्ठी कर लें तो इसमें स्टाफ का कोई कसूर नहीं होता। दूसरी बात यह कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हर बंदा जब पीए भी बात करते हैं तो कभी जिंदगी में ये नहीं कहता है कि ये कमर्शियल एयरलाइन नहीं है, ये एक वेलफेयर एयरलाइन की हैसियत से चल रहा है। आप देख लें कि जितने लॉसेस के रूट्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास हैं। हमारे साथ 5 एयरलाइन, मेरे ब्रदर जब्बार साहब ने जो बातें की बहुत अच्छी बातें की, लेकिन जब्बार साहब इस तरफ नहीं आ रहे कि जो हमारे साथ 4 या 5 एयरलाइन चल रही है उनकी रेपुटेशन क्या है। दुनिया के नाम पे आज हम सिर्फ और सिर्फ दुबई को खुश करने के लिए फ्लाई जना का बार बार जिक्र सब कुछ कर रहे हैं, मीडिया भी वही है, हमारी पब्लिक में भी वही चल रहे हैं और खासकर गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी उसको सपोर्ट कर रही है। मकसद कहने का ये कि ये देखा जाए कि इस मुल्क ये सेकंड कमांड कर रही है आपकी डिफेंस की, पब्लिक को एकोमोडेट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की, ये एयरलाइन की नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से डे फर्स्ट से लेकर आज दिन तक ये इस एयरलाइन के जिम्मे, पब्लिक को भी एकोमोडेट हम कर रहे हैं, जितने कोस्टल एरियाज हैं तमाम के तमाम हमारे पास है। 5 एयरलाइन या 4 एयरलाइन, कोई भी एक दिन फ्लाइंग के लिए तैयार नहीं है। तो ब्रदर ये लॉसेस की वजह जो बताए जा रहे हैं वो मेन ये है। सेकंड ये कि हर आने वाले गवर्नमेंट बेल आउट पैकेज के नाम पे पैसे दे के गए और जाती हुए लोन में कन्वर्ट करके गए। इस एयरलाइन में आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से, कि इतनी पोटेंशियल है कि आज अगर आप एक इस्पाहानी एंगर को आबाद कर लें तो आपके ऑपरेशन लॉसेस जितने भी है वो आपको कवर करके दे सकते हैं। लेकिन चूंकि बात वही है कि अगर मैं न मानू वाली कहानी है और मैंने इसको बेचनी है, प्राइवेटाइजेशन, मदस बीमारी का इलाज कोई भी नहीं ढूंढ रहा कि इसका हल किस तरीके से। आज ये लोन जो आज आपने जिम्मे लिया जा रहा है, ये 2015 में मैंने मीर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर हम आपसे ये नहीं कह रहे कि लोन माफ कर दें, आप 5 साल के लिए रिशेड्यूल कर दें। 3rd क्लास कंपनी के लोन रिशेड्यूल हुए, ये तो वो एयरलाइन है जो खुद डूब रही है लेकिन को फिर भी कमा के दे रही। मैं अगर 20,000 का टिकट भेज रहा हूँ, 10,000 गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, तो ये वो चीजें सारी हैं। ठीक है, और चले मैं वापस भी जरा आता हूँ आपकी तरफ। तो जब्बार साहब, जाहिर है कि बार बार ये बात की जाती है कि पीआईए के मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में, शायद दुनिया के दीगर ममालिक में एयरलाइंस में इतनी बड़ी तादाद नहीं होती, लेकिन इसमें जो लोग इस वक्त स्टाफ के तौर पर मौजूद हैं उनका तो नहीं कसूर। जिन लोगों ने इनको अपने अपने अदवार में भर्ती किया या फिर फ्लीट का साइज़ जिस वजह से भी कम से कम होता गया, तो इनकी तादाद तो वही रही लेकिन फ्लीट का साइज़ कम होता गया, तो उसमें इस स्टाफ का क्या कसूर है? ज़ाहिर है इनके रिजर्वेशन भी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखें, जो पहले मैं बात कर रहा था थोड़ा 2 मिनट में उसको भी मैं थोड़ा सा इख्तिताम करूंगा। बात ये थी कि दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन, दुनिया में यूटिलिटीज़, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, गैस आती है, ट्रांसपोर्ट आती है, हाउसिंग आती है, ये सब चीज़ें ममालिक में एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं, वहाँ पे मौजूद है। और जो पहले सोशलिस्ट सोसाइटी थी उनका तो खैर ऑब्जेक्टिव ही यही था। तो अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी IMF आती है तो IMF जो है वो अखराजात और रिसोर्सेस जो है मोबिलाइजेशन में देखती है कि बहुत बड़ा फ़र्क है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन भी पार्टली एक हल नज़र आता है कि किसी तरीके से सब्सिडीज़ का इख्तिताम हो और इस किस्म की जो यूटिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इवन एयर ट्रांसपोर्ट, मुझे याद है स्कर्दू और दूसरे फार फ्लंग एरियाज़ में गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी। आज की पोजीशन का मुझे पता नहीं है, मगर ये एक स्टेट के ऑब्जेक्टिव थे अपने लोगों के लिए फ्रॉम दी रिसोर्सेस जो मैनेज होते थे बजटरी पोजीशन में। अब हम वापस आते हैं जो हिदायतुल्लाह साहब ने बातें की और आपने सवाल पूछा है कि बात दरअसल ये है कि मैनेजमेंट किसके हाथ में थी। मैनेजमेंट जिनके हाथ में थी, अगर 2015 से लेकर अभी तक 500 अरब रुपए के लॉसेस हुए हैं, तो उसमें जो है मेरे अपने ख्याल में कि जो मैनेजमेंट थी, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का यही होता है कि कंपनी लॉ के तहत इसमें प्राइवेटाइजेशन से पहले जब PIC का एक्ट था तो उसको तब्दील किया गया था और उसको टोटल एक प्राइवेटाइजेबल या एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पे या उस जहत में डाला गया था कि वो एक
मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेटर करे। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है उसमें मेरे ज़ाती ख्याल में तो कोई वर्कर्स जो है उनकी नुमाइंदगी भी नहीं थी। मैं तो इस हद तक हमेशा जाता हूँ कि किसी भी बोर्ड में जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का अपना एक शेयर हो, वहाँ पे वर्कर्स का नुमाइंदा बोर्ड में मौजूद होना चाहिए। कि ये जो ब्लेम गेम चलता रहता है, अभी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुनासिब बात कर रहे हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर, इसमें वर्कर्स का क्या कसूर। जो मैनेजमेंट थी उसी मैनेजमेंट ने ये सारी चीज़ें जनरेट की हैं, जिसके वजह से आज IMF हमें ये कह रहा है 3 बिलियन के जब हमारे पास बातें हो रही थी, आज तो 7 की हो रही हैं। तो IMF तो हमें एक रास्ता दिखाता है कि ठीक है, आप एक डेफिसिट सिंड्रोम इकोनॉमी है, आप उस डेफिसिट सिंड्रोम इकोनॉमी में 2 चीज़ों को कम करें जी। एक तो आप बेचें, उस पैसों को ले आए, अपने डेफिसिट को थोड़ा सा पार्टली ऑफसेट करें, और दूसरा रिकरिंग लॉसेस से बचें। ठीक है, ये जो रिकरिंग लॉसेस के आप अक्सर सुनते रहते हैं बड़े बड़े मेरा ख्याल है फिगर्स, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस रिकरिंग लॉसेस को लाने में आखिर कौन लोग थे। मेरे अपने ख्याल में कि थोड़ी देर के लेकर मैं ये कहूँ कि एक अच्छी मैनेजमेंट, प्रूडेंट मैनेजमेंट जब भी जहाँ पे भी आती है तो वहाँ पे फर्स्ट प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंपनी को किसी तरह प्रॉफिट में लेकर जाए। ठीक है, और अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाती है तो कम से कम उसको मार्जिनलाइज रखा जाए। जवाहर साहब, अभी भी हिदायत साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि अभी भी ये प्रॉफिटेबल मोड में हम इसको लेकर जा सकते हैं, गारंटी भी कर रहे हैं। जरा मैं हिदायत साहब से उसका तरीकाकार भी जान लूँ कि हिदायत साहब इतने ही स्टाफ को कैरी करते हुए क्या उस तरीकाकार क्या होगा अगर इसको प्रॉफिटेबल बनाना है, ये सारे लॉसेस को ख़त्म करना है? क्या फ्लीट का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, एक इंटेंशन होनी चाहिए, किस तरीके से इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है? ये तो ट्रांसपोर्ट की दुनिया में जब आप रोड पे ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और आपके पास गाड़ियां ना हो तो आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं? आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इसकी फीड अगर आप 50 पे पहुंचा देंगे और ये लोन जो ये कह रहे हैं कि हम अपने जिम्मे ले रहे हैं और 200 पे हमें दे रहे हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ और ये कि इंशाल्लाह ताला ये प्रॉफिटेबल होगी और विद इन 6 मंथ बल्कि 1 ईयर से आप देख लेंगे कि ये 9 लाख तो प्रॉफिट पे खड़ी हो जाएगी। सेकंड ये कि वाहिद इदारा है कि जिसमें 2600-2700 टोटल मजदूर काम कर रहे हैं और 4500 जो है ना वो अफसर काम कर रहे हैं। तो उसमें जो सारी चीजें मसला सारा इस मुल्क में ये है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एविएशन को नहीं गिना जाता है। हम एयरफोर्स को एविएशन ही समझते हैं और हर चीज एयरफोर्स के हवाले करके हम समझते हैं कि हम बिल्कुल चलें। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस मामले पर मजीद भी हम आप लोगों को फिर से जहमत दें, और अभी तो चूंकि अभी ये पूरा 1 महीना है, इस दौरान इस मामले को दोबारा भी हम उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को मिलने के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी कितना ग्रो करेगी इस पर बात होगी। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ इस वक्त रखा गया था उसको पहले ही बड़ा अनरियलिस्टिक कहा जा रहा था। 13,000 अरब रुपए पूरे साल में टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया और हमने देखा कि जो गुज़िश्ता माह के फिगर्स आए 96 अरब का शॉर्टफॉल उसमें रहा है। अब अगर ये हर महीने ये सूरत हाल बरकरार रहती है और टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल्स कायम रहते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान आगे जाकर वजारत ख़जाना को देखने को मिल सकती हैं। चूँकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए, 35 लाख के करीब रिटर्न्स को फाइल किया गया और अभी भी 14 दिन का मजीद टाइम दिया गया। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि शायद 40 लाख या 45 लाख का फिगर भी क्रॉस हो जाए, लेकिन फिर भी अभी पाकिस्तान की ओवरऑल आबादी को देखते हुए ये बहुत कम है और जब तक इसमें खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकेगा। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम मिल गया, हमें टैक्स कलेक्शन भी अपनी बढ़ानी है, कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी भी जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये अगर 96 अरब रुपए का एक बड़ा टैक्स का शॉर्टफॉल हमें देखने को मिलेगा तो इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए फिर आइंदा के महीनों में ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश की जाएगी। तो ये किस तरह से इसका वे आउट निकलेगा? इसका वे आउट का जो सिंपल सा फार्मूला IMF के पास या हुकूमत पाकिस्तान के पास है वो तो है मिनी बजट। मिनी बजट आएगा और उसमें कुछ मजीद जो है वो टैक्सेस लगाए जाएंगे, थोड़ी बहुत आवाम में सकत रह गई है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। पहले तो ये जानना चाहिए कि जो हदफ है वो पूरा क्यों नहीं हुआ। 2 वजूहात हैं उसकी। एक तो अनरियलिस्टिक टारगेट इन्होंने 13,000 अरब का जो रखा है और वो भी इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि महंगाई में जो इजाफा है उसमें मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। आप देखें 6.9 पे जो है वो इस महीने का इन्फ्लेशन का फिगर आ गया है। तो जब भी महंगाई में इजाफे में कमी होती है, मैं महंगाई में कमी नहीं कह रहा, महंगाई में जो इजाफा होता है उसमें कमी होती है
तो उससे जो है वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर डेफिनेटली जो है वो असर पड़ता है और टैक्स कलेक्शन जो है वो कम होती है। ज़ाहिर है जैसे जैसे आपकी जो है वो महंगाई बढ़ती है, सर्कुलेशन ऑफ मनी मार्केट में ज़्यादा होती है, बैंक्स में ज़्यादा होती है, तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होती है। तो महंगाई में कमी का एक नुकसान जो है वो ये होता है कि उससे जो टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, लेकिन उसको जो कंपनसेट करता है वो कंपनसेट करता है कि उसके नतीजे में महंगाई में कमी होने की वजह से जो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म होना शुरू होती हैं, वो जो है वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले जो 2 महीने या 3 महीने जैसा कि आप कह रहे हैं उसमें जो महंगाई में कमी होने की वजह से जो कारोबार में इजाफा होगा या बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो है वो इजाफा होगा, वो आया इस शॉर्टफॉल को पूरा कर सकता है, या कि हुकूमत को जो है वो अगेन सिंपल से फार्मूले यानी मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि कारोबार में बेहतरी होनी चाहिए, लोगों को मौके जी मिले, तो किसी किस्म का टैक्स ना लगाया जाए और जो एग्जिस्टिंग जो भी हमारे टैक्स के हालात हैं उसी में रहते हुए जो है वो इस गैप को पूरा किया जाए। और चौधरी साहब, ये जिस तरह बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट करनी है हुकूमत को, उसमें ग्रोथ चाहिए, तो अपने पास मौका था हुकूमत के, जब अभी इस वक्त शरह सूद को मज़ीद कम किया जा सकता था, लेकिन हुकूमत ने वो रिलीफ पूरा इस वक्त नहीं बिज़नेस कम्युनिटी को आगे ट्रांसफ़र किया। अगर उसमें मुनासिब कमी होती, कोई 3-4% की कमी होती, तो शायद और बिज़नेस एक्टिविटी ग्रो करती, इंडस्ट्री का भी एक एतमाद बढ़ता हुकूमत पाकिस्तान पर। तो ये मौके तो ख़ुद हुकूमत कहीं कहीं ज़ाया कर रही है। नहीं, इसमें जो है ना वो थोड़ा सा अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं बात करूं, स्टेट बैंक जो है वो इस किस्म का रिस्क ले नहीं सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से हमारा पिछले 3 महीने से जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो अंडर 10 है, तो इट मीन्स के जो है वो अच्छा खासा मार्जिन जो है वो स्टेट बैंक के पास अवेलेबल है। एटलीस्ट जो है वो 15% या उससे भी नीचे जो है वो लाया जा सकता है। लेकिन जो है मैं अगेन यही कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इस तरह के झटके अभी बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। अगर सडनली जो है वो स्टेट बैंक विथड्रॉ करता है, इंटरेस्ट रेट को कम करता है, तो उससे महंगाई में एक मतलब फिर बढ़ने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। तो ये बड़ा बैलेंस काम करता है। IMF की भी यही डिमांड थी कि इन्फ्लेशन के हवाले से चीज़ों को या इंटरेस्ट रेट है उसको रखा तो जाए, लेकिन इस तरह के जो है ना वो ना किया जाए कि जिससे महंगाई में दोबारा से इजाफा और दोबारा से मसाइल पैदा हो। आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है कि 2% या 3% जो है वो 1.5 महीने के बाद जब दोबारा पॉलिसी रिवाइज होगी मॉनेटरी, तो उसमें इस शरह सूद को 2 से 3% तक मजीद नीचे लाया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि 15% तक लाजमी जो है वो ये शरह सूद आ जाएगी। और ये टैक्स शॉर्टफॉल को जो कवर करने का एक आप कह रहे हैं कि ये वे आउट एक मिनी बजट हो सकता है, क्या इसका एक ऑल्टरनेट वे आउट टैक्स नेट को बढ़ाना भी हो सकता है? चूँकि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए भी कोई खातिर ख्वाह इक़दाम हमें कोई ऐसे होते नज़र नहीं आ रहे। कोई मतलब जो पॉलिसी आई इससे पहले ताजिर दोस्त स्कीम या इस तरह के कोई और इक़दाम किए गए, उनका वो रिजल्ट नहीं निकल के सामने आया। तो अब कुछ मज़ीद सख्ती या किसी ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि अमली इक़दाम भी कुछ हुकूमत की तरफ से, FBR की तरफ से हमें होते नज़र आएँ? देखिए, हम जब बात करते हैं ना कि ये टैक्स बढ़ाना है या टैक्स बेस बढ़ानी है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें बिजनेस बढ़ाना है, हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, हमने अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है, हमने अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली जो है वो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी ही नहीं पड़ेगी। राइट नाउ पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो एक तरफ महंगाई की जो बात करें जी, दूसरी तरफ अगर पर कैपिटा इनकम की मैं बात करूँ, खिते में सबसे कम है, $1600 जो है वो साल की जो है वो पर कैपिटा इनकम है। अब उसमें इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका तक से तो हम पीछे रह गए। तो महंगाई की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं उनको जो है वो सॉल्व करना अपनी जगह पे ज़रूरी है, बल्कि हुकूमत को ये चाहिए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रिशिएट करें। जितनी ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा बिजनेस लगेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगी, आपके पास टैक्स के वैल्यूज उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। आपको जो वो एक ही क्लास को जो है वो बार बार सैलरीड क्लास के ऊपर ही टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, या एक ही किस्म के लोगों के ऊपर जो है वो आपको टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऑल दैट वी नीड कि जितने भी हमारी कारोबार के हवाले से जो पॉलिसीज हैं उनको जो है वो रिव्यू किया जाए, और IMF भी अपनी इस बात के ऊपर जो है वो
जोर दे रहा है कि सही। जो टैक्स बेस है तो उसको बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ कारोबारी सरगर्मियां जो है वो जब ठीक है, चलो बढ़ेंगी चौधरी साहब, ये टैक्स automatically बेस से का टैक्स gap नेट को बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए ताजिर हजरात अपना क्या किरदार हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप भी साथ ही रहिएगा। जावेद शम्स साहब प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजिरान कराची के, हमारे साथ ब्रेक के बाद वो भी मौजूद होंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब टैक्स नेट बढ़ाना भी इस वक्त एफबीआर के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए ताजरों को भी प्रेशराइज़ किया जाता है, उन्हें भी इस बात पर मजबूर किया जाता है कि वो टैक्स नेट में आए। मुख्तलिफ स्कीम्स भी हमने देखी, लेकिन वो भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। तो अब इसमें अज़ खुद ताजरों के पास क्या ऐसी पेशकश है या उनके पास क्या तजावीज़ हैं कि वो उस टैक्स के धारे में शामिल भी हो जाएं, अपना किरदार भी अदा करें और उन पर कोई इजाफी बोझ भी ना पड़े? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जावेद शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जावेद साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर टैक्स के नेट में आप लोगों ने भी शामिल तो होना है, अपने अपने हिस्से का टैक्स तो आपने अदा करना है। अभी इसका कोई एक बेहतर और मुनासिब क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि जिसमें FBR के लिए भी जो काबिल इत्मीनान हो, आप लोग के लिए भी काबिल कबूल हो? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें जो है वो मौका दिया बात करने का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखें, टैक्स तो हम दे रहे हैं। पाकिस्तान भर का ताजिर और बिलखुसूस कराची का ताजिर जो है अपनी पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान की मईशत के लिए टैक्स अदा कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये FBR के दिए गए जो वो है डेटा, उसके मुताबिक गुज़िश्ता जो सहमाई गई है उसके अंदर पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल दुगने जो है तादाद के अंदर लोगों ने जो है वो फाइलिंग भी की और टैक्स भी जमा कराया है, जो अरबों रुपए के अंदर जमा हुआ है। जो एक तारीखी कारनामा है FBR और ताजिरों का और हुकूमत पाकिस्तान का कि जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरी के इम्कान पैदा हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक बात और हम आपको बताते चलें कि देखें, हमने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि ताजिर दोस्त स्कीम जो है इसको कुछ टाइम के लिए उठा के आप एक तरफ रख दें और आप रेगुलर स्कीम के तहत ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करें। अच्छा, हो क्या रहा है कि जब आपने ताजिर दोस्त स्कीम का शुरू कर दिया कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी और उसके तहत जो है लोगों को रजिस्टर्ड करना शुरू किया, तो जो फाइलर बनना चाह रहे थे वो भी अब फाइलर बनने से रुक गए। उन्होंने भी अपने जो है रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया है। अच्छा, वाज़ेह तौर पे मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा फिगर है, अकमल साहब भी मौजूद हैं, शायद वो इस बात को मेरी सेकंड करेंगे कि देखें, हमने बहुत आसान सा चेयरमैन FBR साहब को जो है ये पैगाम भेजा है कि जी आप पाकिस्तान भर में 3 लाख नए फाइलर रजिस्टर्ड करवाएं और उनसे अगर मिनिमम 20,000 साल का भी आप टैक्स लेते हैं तो आपके पास 6 अरब रुपए के करीब टैक्स नेट जो है वो जमा हो जाता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि FBR को ये पाबंद करें कि जो ताजिरों ने इनको पेशकश की है उस पर काम करें। सही। आप 3 से 6 महीने के अंदर काम करके देखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा जावेद साहब, अभी आपने कहा कि पिछले साल भी आप लोगों ने जो अरबों रुपए टैक्स भरा है, तो फिर अगर वो टैक्स भरा है तो फिर आप लोग फाइलर क्यों नहीं है अभी तक? फिर ये स्कीम लाने की जरूरत हुकूमत को क्यों पेश आ रही है? नहीं, देखें, हो क्या रहा है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि टैक्स तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नॉन फाइलर जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनको मिलके FBR के साथ मिलकर उनको फाइलर बनाएं ताकि मईशत में बेहतरी आ सके। एक्चुअल तो जो कराची का ताजिर है या पाकिस्तान का जो वो ताजिर जो ऑलरेडी फाइलर है वो तो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन एडवांस इनकम टैक्स के ऊपर हमारी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से जो एक डेडलॉक पैदा हुआ है। अगर कुछ टाइम के लिए आप इस डेडलॉक को ख़त्म कर दें और ताजिर दोस्त स्कीम को एक तरफ करके रेगुलर फाइलिंग के तहत आप रजिस्ट्रेशन का अमल करें। अब देखें ना, FBR ने हमेशा 1 माह की तोसी होती है हर साल, इस बार उन्होंने 14 डेज की तोसी की है। तो ये सख्त तरीन इकदाम हैं जिससे जो फाइलर बनने भी जा रहा है वो भी पीछे हट जाता है। सही। आप छोटा सा मैंने फिगर दिया है कि अगर आप 3 लाख लोग पूरे पाकिस्तान से टैक्स नेट में लेके आते हैं तो आपको 6 अरब रुपए के करीब जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो 6 अरब रुपए कम तो नहीं होते सर। ठीक है, चलें साथ ही रहिएगा सर। तो चौधरी अकमल साहब, ये ज़ाहिर है ताजिर आना चाहते हैं टैक्स नेट में, FBR भी इनको लाना चाहता है। आपकी नज़र में ये रुकावट कहाँ आ रही है? अभी 30 सितंबर को आखिरी तारीख होती है, तो कई महीने पहले हमें पता होता है। इसमें 14 दिन की या 1 महीने की अगर एक्सटेंडेड डेट आ भी जाती है तो जिसने फाइलर बनना है वो 30 सितंबर से भी पहले बन जाएगा और जिसने नहीं बनना वो इसके बाद भी नहीं बनेगा। तो ये बताइएगा, इशू कहाँ आ रहा है आपकी नज़र में चौधरी साहब? देखिए, डेट जो एक्सटेंड करने की बात है ना, वो बेसिकली इसलिए एक्सटेंड की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि जो फाइलर बनने से रह गया हो तो वो फाइलर बन जाए। नो डाउट उसमें इसका भी थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन बेसिकली जो एक्सटेंड करने का वजूहत होती हैं वो ये होती हैं कि जो IRS सिस्टम है जो FBR का, उसके ऊपर जब एक साथ बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं काम या अपने रिटर्न सबमिट करवा रहे होते हैं तो उससे IRIS बैठ जाता है।
तो प्रॉपरली वो वर्क नहीं करता, हैंग हो जाता है, जिसके नतीजे में काफ़ी एक तादाद जो है वो रिटर्न जमा करवाने से रह जाती है। तो इसलिए जो है वो FPR डेट को एक्सटेंड करता है। तो ज़्यादा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, और ज़्यादातर जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनकी तरफ से, या जो हमारी ताजिर तंजीमें हैं, ये सारे के सारे इसी वजह से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये किसी भी वजह से। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जावेद शम्स हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।